अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भुट्टो ने इस मुल्क को एक मुतफिका आइन दिया और अब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन आइनी तरामीम की शक्ल में इस आइन के साथ क्या कर रही है। ये वो बहस है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हो रही है। मीडिया पर जो बहुत सारे इनकलाबी थे अब वो उस तरह की बातें नहीं करते। अगर आप माजी की उनकी ट्वीट्स देखें, उनके बयानात सुने, अब छोड़ दें सियासतदानों को तो हम जिक्र करते रहते हैं। आप चंद सहाफियों को ले लें, चंद दानिश्वरों को ले लें, उनकी टाइमलाइन देख लें। 2020 में वो किस किस्म की बातें कर रहे थे, 2019 में वो किस किस्म की बातें कर रहे थे और अब वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो सारी चीज आपके सामने आ जाती है। एनीवे, पीपल्स पार्टी का जो किरदार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। आज के इस व्लॉग के अंदर उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और इसी व्लॉग के अंदर आखिर में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनवानी है। वो चीज अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि मामला है क्या। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले आलमी खबर है, G20 का इजलास हो रहा है साउथ अफ्रीका में। सदर ट्रंप साहब ने कहा है कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने जेडी वैंस जो नायब सदर हैं उनको भी वहां से वापस बुला लिया और सदर ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया पर, जो उनका अपना सोशल मीडिया है, उसके ऊपर एक ट्वीट भी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पे जो अफ्रीकान लोग हैं यानी डच सेटलर्स हैं, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर काफी सफेद फार्म लोग रहते हैं जो बेसिकली डिसेंडेंट्स हैं डच इमिग्रेंट्स के, और उसके अलावा कुछ उसमें जर्मन जो हेरिटेज के लोग भी हैं। और वो ये कह रहे हैं सदर ट्रंप साहब के जनाब उन लोगों के खिलाफ वहां पे बड़ी नस्ल परस्ती होती है, उनको टारगेट किया जाता है। और बुनियादी तौर पे एलन मस्क साहब भी साउथ अफ्रीका से हैं, उनके खानदान का ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाके साउथ अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया, बहुत अरसा वहां पे हुकूमत की। तो ये एलन मस्क का जो खानदान है इसका भी वहां से ताल्लुक है। अब ये जो ट्रंप को गुस्सा है, क्या ये नस्ल परस्ती की वजह से है? क्या ये गुस्सा उनको इस वजह से है कि वहां पे अफ्रीकान यानी जो सफेद फार्म वहां पे लोग हैं उनके साथ नामुनासिब सलूक किया जा रहा है और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हम G20 में शिरकत नहीं करेंगे। ये वही ट्रंप हैं जो गजा में इनका क्या किरदार था। कितनी दफा इसराइल के खिलाफ जो करारदाद आई सलामती कौंसिल के अंदर कि भाई जंग बंदी की जाए, जंग को रोका जाए, वहां पे जो नस्ल कुशी हो रही है उसको रोका जाए, उसको किसने वीटो किया? ट्रंप की हुकूमत ने वीटो किया, अमेरिका ने वीटो किया, बार बार वीटो किया। तो आप हकीकत में ये समझते हैं कि ये इंसानी हकूक की वजह से या जमहूरियत की वजह से ट्रंप साहब ये कर रहे? नहीं। इशू क्या है? इशू ये है कि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया हुआ है इसराइल को और इसराइल को उसका बड़ा मसला बना हुआ है और इसी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्रंप साहब इस किस्म की बात करते हैं। उसके अलावा एलन मस्क भी उनके ऊपर इल्जाम लगाता है, उधर की हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ अफ्रीका में कोई इशू नहीं है, यकीनन इशू होगा, लेकिन वो इशू ट्रंप साहब का इशू नहीं है। अगर वो ट्रंप का इशू होता तो ट्रंप जो है नेतन्याहू के साथ इतना कोजी ना होता। ट्रंप से मिलने शाम के नए सदर ना जा रहे होते, वो सदर जिनके ऊपर इन्होंने $10 मिलियन की बाउंड्री रखी हुई थी और कहा था कि ये मशरक वस्ता का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। फिर इसको CIA ने गिरफ्तार किया, ये अमेरिकी जेल के अंदर रहा, इराक से इसको पकड़ा गया और अब इसको शाम का सदर बना दिया गया है। पहले ये दहशतगर्द था, क्योंकि अब ये अमेरिका के साथ मिल गया है तो इसके सारे गुनाह धुल गए। तो ये मसला इंसानी हकूक का या कोई और मसला नहीं है। मसला ये है कि साउथ अफ्रीका ने क्यों इसराइल को चैलेंज किया, ये असल तकलीफ है अमेरिका को। साउथ अफ्रीका इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया हुआ और जो जेनोसाइड कन्वेंशन है 1948 का, उसके तहत वहां पे इसराइल के खिलाफ वो मुकदमा चला रहा है, उसकी पैरवी कर रहा है और इस वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा तकलीफ है। अच्छा जी, सऊदी अरब कुछ तैयारे खरीदना चाहता है अमेरिका से, F-35 तैयारे। उसके हवाले से BBC ये कह रहा है कि क्या इसराइल को इसके ऊपर कोई मसला हो सकता है, इस मुआहदे से कोई परेशानी हो सकती है। शायद उनको कोई मसला हो, लेकिन अमेरिका ने बुनियादी तौर पे अपना असला बेचना है, चाहे वो भारत की बेइज्जती करके उनको बेचें, चाहे वो किसी को दबा के बेचें, चाहे वो किसी और तरीके से बेचें। बुनियादी तौर पे ट्रंप ने पैसे कमाने हैं, उसने असला बेचना है, तो उसको कोई ज्यादा इशू नहीं। हाँ, इसराइल को अगर कोई इशू होता है तो वो फिर अमेरिका के लिए एक मसला बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि F-35 तैयारे आने से इसराइल अपने आप को इनसिक्योर समझेगा और वो ये समझते हैं कि जनाब कोई इसराइल के ऊपर सऊदी अरब हमला कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखा कि कतर के पास दुनिया जहान का असला है, राफेल भी है, सब कुछ है, और कैसे कतर के अंदर कार्रवाई की, किसने कार्रवाई की? इसराइल ने कार्रवाई की। क्या उसके बाद कोई रिटेलिएशन आई? हमने नहीं देखा। तो वो इसराइल को पता है कि खित्ते के अंदर से जहां से रिटेलिएशन आ सकती है उन ममालिक के साथ पहले ही अमेरिका ने ऐसा सलूक किया हुआ है कि ना उनके पास असला है,
ना उनके पास कोई और चीज है, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, चाहे वो यमन हो जाए, चाहे वो शाम था, पहले शाम की तो हुकूमत ही उन्होंने खत्म कर दी, फिर ईरान है, वहां पे जो मामला है वो भी हमारे सामने। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब को F-35 तैयारे बेचने के ऊपर इसराइल को ज्यादा फिक्रमंद होगा, क्योंकि इसराइल को पता है कि ये जो जितने भी GCC कंट्रीज हैं इन्होंने हमारे साथ जंग नहीं करनी, बल्कि अब तो इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा जी, सदर आसिफ जरदारी साहब को जिंदगी भर किसी भी मुकदमे में, किसी फौजदारी मुकदमे में, किसी भी मुकदमे में ना उन पे मुकदमा चल सकेगा, ना उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट कांट बी अरेस्टेड बुक्ड इन एनी केस फॉर लाइफ टाइम, न्यू क्लॉज एडेड ऑन पीपीज डिमांड। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड करके ये क्लॉज डाली है। किसके अंदर डाली है? ये 27वीं आईनी तरमीम में। इसके बाद सदर जरदारी साहब को ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। पिछली भी वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था। अब ये सामने आप खबर देख सकते हैं जनाब, ये 2024 की खबर है। नैब केस में आसिफ जरदारी के लिए वकील ने सदारती इस्तिस्ना मांग लिया। जाली बैंक अकाउंट्स का केस हो, इसके साथ साथ तोशा खाना से गाड़ियां निकलवाने का केस हो, दीगर मुबैना करप्शन के केसेस हो, उनके अंदर आसिफ जरदारी साहब ने इस्तिस्ना क्लेम किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि वो मुल्क के सदर हैं। लेकिन एक दफा ये आईनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो उसके बाद सारी उम्र उनको इस किस्म की कोई जो है ना खुदा न खास्ता मुश्किल में नहीं पड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उनको इस्तिस्ना मिल जाएगा। ये एक और खबर सामने आप देखें, सदर आसिफ जरदारी ने नैब रेफरेंस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त दे दी। ये भी 2024 की खबर है। जाली अकाउंट केस, आसिफ जरदारी की सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अब तो माशाल्लाह अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो ताहयात उनको इस्तिस्ना मिल जाएगा। एक और खबर आप देख लें, अब आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। पार्क लेन रेफरेंस में वकील के दलाइल, और वकील ने यह कहा कि भाई इनको इस्तिस्ना दे दें, और उसके बाद फिर उनको इस्तिस्ना मिल गया था क्योंकि वो सदर हैं। एक और खबर आप देख लें, आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, फैसला महफूज। ये भी मुकदमा रुक गया क्योंकि आसिफ जरदारी साहब को इस्तिस्ना हासिल है। अब अगर ये तरमीम हो जाती है तो आसिफ जरदारी साहब को तो ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा, लेकिन मियां साहब भी इसके अंदर क्यों को एक्यूज हैं, गिलानी साहब भी को एक्यूज हैं। तो इसके ऊपर जनाब जो नून लीग के एक सेनेटर हैं ताहिर खलील संधू साहब, उन्होंने भी एक अमेंडमेंट फॉरवर्ड की है जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम साहब को भी ताहयात इस्तिस्ना दिया जाए। उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं चल सकता, उनकी भी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन यहां पे मसला यह है कि क्या ये साबका वज़ीर आजम के ऊपर भी लागू होगा? वो अगर होगा तो फिर इमरान खान साहब भी बीच में आ जाते हैं, और फिर मियां साहब को अगर प्रोटेक्शन देनी है तो फिर उनको दोबारा एक दफा वजीर आजम बनाना पड़ेगा। एनीवे, अब पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि जनाब इन्होंने आइन की शक्ल क्या कर दी, इन्होंने कैसे इसके हक में बात कर दी, क्या ये इसके हक में वोट देंगे? भुट्टो ने तो इस मुल्क को मुतफिका आइन दिया था, ये उसी आइन की शक्ल बिगाड़ रहे। अब भुट्टो साहब ने वो आइन तो दिया था, लेकिन उससे पहले भुट्टो साहब ने क्या किया था, ये बात मैंने आपके साथ उस जमाने में शेयर की थी कुछ साल पहले, जिस वक्त इस पे कोई बात ही नहीं करता था। क्या आपको मालूम है कि जो इलेक्शंस हुए थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उसके अंदर 160 के करीब सीटें जीते थे, और भुट्टो साहब जो है वो टोटल 80 के करीब सीटें जीते थे। भुट्टो को वोट पड़ा था तकरीबन 60 लाख के करीब, शेख मुजीबुर रहमान को वोट पड़ा था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। लेकिन भुट्टो की यह ख्वाहिश थी कि हुकूमत मेरी बने, इक्तदार मेरा हो, और भुट्टो ने अपने इक्तदार के लिए फिर जो कुछ किया था इस मुल्क के साथ वो आपके सामने है। और शायद दुनिया की तारीख के वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे भुट्टो साहब। मार्शल लगा, भुट्टो साहब सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उसके बाद इलेक्शन करवा के जनाब उन्होंने खुद ही अपनी मेजोरिटी भी ले ली और हुकूमत भी बना ली, फिर आइन बनाया, और आइन के अंदर भी जो कुछ शामिल किया गया, ये जो आइन है 73 का आइन, ये कोई आइडियल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप एतराज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चले एक आइन तो दे दिया गया। लेकिन उस वक्त भी वो आइन इसलिए दिया गया कि अपना इक्तदार आगे लेके चलना था। बाद में उस आइन के अंदर तरमीम भी की गई, लोगों के हकूक को मुअत्तल भी किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। एनीवे, अब अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर किसी को यह शक है कि जनाब पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी कोई जमहूरियत की तलवार लेके खड़ी थी और वो तो किसी सूरत में इसके ऊपर उन्होंने राजी नहीं होना था, नहीं, उन्होंने इक्तदार की सियासत की है, हमेशा से इक्तदार की सियासत की है और अभी भी वो इक्तदार की सियासत करेंगे। पहले उनको ये लगता था कि अवाम के वोटों से वो इक्तदार में आ सकते हैं, अब उनका डाउट क्लियर हो गया है। जरदारी साहब को यह पता चल गया है कि मेरा फर्जंद कभी भी पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुल्क का वजीर आजम नहीं बन सकता, तो फिर इस तरह की आईनी तरामीम करके ही हम उसको वजीर आजम बना सकते हैं।
ये आईनी तरमीम इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इनको पता है कि भाई अवामी सपोर्ट तो हमारे पास उस तरह है नहीं है, तो अपने लिए हम जो कुछ हासिल कर सकते हैं वो कर लें। अपने लिए मैं इस्तिस्ना ले लूं, सदर तो हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं ना रहूं, लेकिन उसके बाद भी ताहयात मुझे कोई गिरफ्तार ना कर सके। दुनिया के किस मुल्क में किसी भी सदर को इस किस्म का इस्तिस्ना दिया जाता है? अमेरिका के हवाले से यह तासुर है कि अमेरिका का सदर बड़ा पावरफुल होता है। ट्रंप भी सदर था, जब वो अपने सदारती ओहदे से उतरा तो उसके बाद जनाब उसके ऊपर जिस किस्म के केसेस चले उसको ऑलमोस्ट सजा होने वाली थी। वो तो इलेक्शंस आ गए, दोबारा अवाम ने उसको इलेक्ट कर दिया तो दोबारा उसको सदारती इस्तिस्ना मिल गया। लेकिन यहां पे जरदारी साहब के लिए ताहयात इस्तिस्ना मांगा जा रहा है कि भाई ताहयात वो जो मर्जी करें, वो खुदा ना खास्ता किसी पे जुल्म कर दें, मजीद करप्शन कर दें, खुदा ना खास्ता मुबैना तौर पे कुछ भी कर दें, उनको ना गिरफ्तार किया जा सकेगा, ना उनके ऊपर कोई केस चलाया जा सकेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी जो है इंसानों के मुआशरे के अंदर इस किस्म का कानून बनाया जा सकता है? और ये वो सारे लोग हैं जो इतनी इनकलाबी बातें करते थे, इतने इनकलाबी नारे लगाते थे, और इनके साथ एक पूरा टोला था सहाफियों का, दानिश्वरों का, जो टीवी पे बैठ के कहते थे, जो सोशल मीडिया पे बैठ के कहते थे पीडीएम इकट्ठी हुई है तो हमारा सांस में सांस आ गया है। ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब के अंदर भी किसी सहाफी के साथ कोई जुल्म होता था तो ये लंदन में बैठे हुए उस सहाफी की तस्वीरें लगाते थे अपने ट्विटर के ऊपर। ये पाकिस्तान में बैठे हुए तस्वीरें लगाते थे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे इमरान खान साहब के दौर में, इन लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर एक सऊदी सहाफी की तस्वीर लगाई थी जिसको मुबैना तौर पे सऊदी हुकाम ने तुर्की में कत्ल कर दिया था सफारत खाने के अंदर, और उसके ऊपर इन्होंने किस किस्म की बातें की थी और क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा था। अब आपने कभी देखा है कि इन्होंने कोई ऐसा जिक्र भी किया हो, कोई ऐसी बात भी की हो? ये कौन कौन से सहाफी हैं, ये कौन कौन से दानिश्वर हैं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आजकल के दौर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है। हर किसी को पता है, हर किसी ने इनकी स्क्रीनशॉट सेव करके रखी हुई है। हर कोई इनको बताता है कि भाई तुम तो कुछ अर्सा पहले ये कहते थे, तुम तो वो चीज शेयर करते थे, तुम तो ऐसी बातें करते थे, अब तुम किधर हो, अब तुम क्या बातें कर रहे हो। एनीवे जनाब, ये आप देख लें कि सारी बहस इधर उधर तो हो रही है, लेकिन ये अपने लिए जो जमहूरी माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। देखे ना, माजी में जंगें होती थी, लोग जाते थे दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा करते थे, वहां से माले गनीमत लूटते थे। ये वाहिद जमहूरी लोग हैं जो जमहूरियत के जरिए, आईनी तरामीम के जरिए अपने लिए माले गनीमत लूट रहे हैं। अपनी जो आने वाली पॉलिटिकल इनकी लाइफ है उसको सिक्योर कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के जो सियासी मुस्तकबिल है उसको सिक्योर कर रहे हैं। ऐसा माले गनीमत जमहूरी अंदाज में दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं लूटा होगा जैसे ये लोग लूट रहे हैं। पहले एनआरओ आया, आपको याद होगा, उसके अंदर क्या हुआ, फिर दीगर चीजों के अंदर क्या हुआ, फिर इन्होंने जिस तरीके से नैब तरामीम की, बहुत सारे केसेस नैब अदालतों से वापस आ गए। नैब ने कहा कि भाई अब तो ये केसेस चल ही नहीं सकते, 50 करोड़ से ज्यादा का केस होगा तो चलेगा। ये सारा जमहूरी माले गनीमत है और ये आईने पाकिस्तान के अंदर तरामीम करके ये समेट रहे हैं, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। और माजी के अंदर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इनका क्या मौकिफ होता था, इनकी क्या बातें होती थी, बिलावल साहब की आप बातें सुने, दीगर इनके सेनेटर्स की आप बातें सुने। अब तो जनाब अगर किसी सहाफी को कोई मसवदा देने की कोशिश करे तो इनके सेनेटर्स को गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई सहाफियों के साथ अभी शेयर ना करें। दुनिया के किस जमहूरी मुल्क में होता है कि एक आईनी मसवदा है, एक आइन के अंदर तरमीम करनी है, वो सीक्रेट हो, उसके हवाले से सहाफी अंदर की खबरें दे रहे हों, और फिर सहाफी बताते हैं जी वो मैंने तो आपको पहले ये बता दिया था, मैंने आपको वो बता दिया था। भाई इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, वो आपको बता देते हैं, आप आगे हमें बता देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की थी कि आईनी तरमीम के अंदर क्या आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछते थे और मैंने पिछले दो चार व्लॉग्स पहले भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मैं उसमें क्या जरूरत है मुझे उसमें ढूंढने की, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। कि अब अगर हमने आइन के अंदर से भी अंदर की खबर निकालनी है, अगर हमने पार्लियामेंट के अंदर से भी अंदर की खबर निकालनी है, पार्लियामेंट तो ओपननेस का मेरे ख्याल में एक मंबा होना चाहिए, ओपननेस की एक मिसाल होनी चाहिए। पार्लियामेंट का मतलब ही है कि वहां पे डिबेट होती है, हर चीज ओपन होती है। यहां पे पार्लियामेंट के अंदर भी जनाब अगर कोई तरमीम आ रही है वो इतनी सीक्रेट है कि किसी को पता ही नहीं। वफाकी वुजरा भी चंद दिन पहले तक कहते थे भाई हमें तो अंदाजा ही नहीं है, लेकिन अब जो है सब कुछ खुल के सामने आ गया। एनीवे, तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि माजी में इनकी अगर आप बातें सुने तो आपको ये लगता था कि इनसे बड़ा तो कोई डेमोक्रेट है ही नहीं है, इनसे बड़ा इनकलाबी तो कोई है ही नहीं है। और ये क्लिप आप देखें और फिर आप खुद फैसला करें कि क्या ये वही लोग हैं जो इस वक्त इक्तदार में हैं। चंद लोगों
कि खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जी, आपने ये क्लिप सुना। अब आपने ये बार बार सुनना है, रोज सुनना है, ताकि आपको भी याद हो जाए कि ये कितने बड़े इनकलाबी हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।